नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा मुद्दा जो लाखों युवाओं के सपनों से जुड़ा है। बिल्कुल, सरकारी नौकरी की तैयारी, खासकर 2025 और उसके बाद के लिए। और हम जानते हैं ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये स्थिरता है, सम्मान है, एक बड़ा सपना। लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता वो थोड़ा उलझा हुआ सा लगता है कभी-कभी, है ना? हाँ, जानकारी बहुत है और अक्सर उम्मीदवार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि रास्ता थोड़ा साफ करें। हाँ, मतलब बैंकिंग हो, सिविल सेवा हो या कोई और सरकारी नौकरी, एक क्लियर और असरदार तरीका मिले, बिना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के। बिल्कुल, तो शुरू करें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, तैयारी की पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए? अक्सर यही थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। सही कहा। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी प्राथमिकता तय करना। प्राथमिकता मतलब किस फील्ड में जाना है? हाँ, सरकारी क्षेत्र बहुत बड़ा है। बैंकिंग है, रेलवे है, सिविल सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस वगैरह। फिर सुरक्षा बल भी हैं, जैसे बीएसएफ, आर्मी, टीचिंग है, आईटी है। बिल्कुल, हर क्षेत्र की अपनी जरूरतें हैं, अपनी चुनौतियां हैं। तो उम्मीदवार को पहले ये देखना होगा कि उनकी रुचि किधर है, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका स्किल सेट कहाँ फिट बैठता है। अच्छा, जैसे अगर किसी का टेक्निकल बैकग्राउंड है तो शायद आईटी वाले सरकारी पद ठीक रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। और अगर किसी में देश सेवा का जज्बा है, फिजिकल फिटनेस अच्छी है, तो शायद डिफेंस या पुलिस फोर्सेस। समझ गया। तो एक बार लक्ष्य तय हो जाए तो तैयारी को एक दिशा मिल जाती है। एग्जैक्टली। बिना दिशा के मेहनत करने से ना वो बात नहीं बनती, रिजल्ट मिलना मुश्किल होता है। सही बात है। अच्छा, दिशा तय हो गई। हाँ। अब अगला कदम, मैंने सुना है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। जरूरी शायद कमजोर शब्द है इसके लिए। ये तो तैयारी की नींव है, फाउंडेशन है। अच्छा। हाँ, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझे बिना आगे बढ़ना वो तो जैसे अंधेरे में तीर चलाना हुआ। सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है, पैटर्न बताता है कैसे पढ़ना है, मतलब सवाल कैसे आएंगे, कितने नंबर के, टाइम कितना मिलेगा, ये सब। तो बस सिलेबस देख लेना काफी है या उसमें भी कुछ और है? नहीं, सिर्फ देखना काफी नहीं है। यहाँ एक गहरी बात है। सिलेबस के साथ साथ पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, पिछले पेपर्स क्यों? उससे पता चलता है कि सिलेबस के कौन से हिस्से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है। कई बार ये बात ऑफिशियल सिलेबस में उतनी क्लियर नहीं होती। हाँ, ये तो है। और हाँ, 2025 और आगे के लिए तो ये और भी जरूरी हो जाता है। पैटर्न बदलते रहते हैं, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज बदलाव करती रहती हैं, तो अपडेटेड रहना होगा। वाह, ये बहुत काम की बात है। मतलब सिलेबस और पैटर्न को सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे डिकोड करना है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब पता चल गया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब सवाल आता है कहाँ से पढ़ना है। स्टडी मटेरियल, बाजार में तो किताबों का अंबार लगा है। हाँ, ये भी एक चैलेंज है। विकल्प बहुत हैं और यही सावधानी चाहिए। आंख बंद करके कुछ भी उठा लेना ठीक नहीं। तो क्या देखें मटेरियल चुनते वक्त? देखिए, क्या वो लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड है, जानकारी सही और भरोसेमंद है, प्रैक्टिस के लिए सवाल है या नहीं। आमतौर पर जो स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस हैं उनकी किताबें अच्छी होती हैं, लेकिन उन्हें भी अपने सिलेबस से एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए। और आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज का क्या? वेबसाइट्स, वीडियोस, एप्स, इनकी तो भरमार है। ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत काम के हो सकते हैं। घर बैठे एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सोच समझकर। मतलब हर जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें। बहुत अच्छी वेबसाइट्स और चैनल्स हैं, पर उतने ही गुमराह करने वाले भी। और सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करनी, उसे समझना, याद रखना भी है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने नोट्स बनाना। हाँ, नोट्स बनाने की बात आपने कही है। ये कितना असरदार है और कैसे बनाएं अच्छे नोट्स? नोट्स बनाना बहुत असरदार है, खासकर रिवीजन के लिए। अच्छे नोट्स का मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट करना नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है जानकारी को अपने शब्दों में लिखना, उसे छोटा करना, मेन पॉइंट्स हाईलाइट करना। आप माइंड मैप्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स यूज कर सकते हैं। नोट्स ऐसे हों कि बस एक नजर डाली और पूरा टॉपिक याद आ जाए। समझ गया। तो प्राथमिकता, सिलेबस पैटर्न, सही मटेरियल और नोट्स, ये तो हो गया खाका। लेकिन इसे अमल में लाने के लिए टाइम मैनेजमेंट, वो कितना जरूरी है? देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। लंबा चलता है ये सफर। हाँ, ये तो है। तो बिना सही टाइम मैनेजमेंट के या तो आप रास्ते में भटक जाएंगे या थक जाएंगे। एक प्रैक्टिकल रूटीन बनाना बहुत जरूरी है।
डेली या वीकली। रूटीन में क्या क्या होना चाहिए? पढ़ाई के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बांटे, रिवीजन का टाइम रखें, और हाँ, मॉक टेस्ट्स, उनके लिए रेगुलर टाइम निकालना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट, आपने सही पॉइंट उठाया। कई लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं या बिल्कुल आखिर में देते हैं। इनकी क्या अहमियत है? ये बहुत बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का आईना है, शीशा। वो बताते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी कमजोरी क्या है, और उससे भी बढ़कर वो आपको रियल एग्जाम वाले माहौल का अनुभव कराते हैं। टाइम कैसे मैनेज करना है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, ये सब सीखने को मिलता है। तो इन्हें शुरू से ही देना चाहिए? हाँ, तैयारी के शुरुआती दौर से ही रेगुलर इंटरवल पर देना चाहिए। इससे आप अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गई तैयारी की बेसिक बातें। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो आजकल लगभग हर सरकारी एग्जाम, खासकर बैंकिंग और सिविल सर्विसेज के लिए सरदर्द भी है और सक्सेस की चाबी भी। करंट अफेयर्स। हाँ, करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं। इसकी भूमिका कितनी बड़ी है आजकल? भूमिका बहुत बड़ी है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये सिर्फ प्रीलिम्स या मेंस के जीके या जीएस पेपर तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। और कहाँ? जैसे बैंक पीओ के एग्जाम्स हैं, उनमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, इंटरव्यू होता है, वहां भी आपकी करंट अफेयर्स की समझ परखी जाती है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन में तो काफी बड़ा हिस्सा होता है इसका। और सिविल सर्विसेज मतलब यूपीएससी में कहते हैं लगभग पूरा पेपर ही करंट अफेयर्स से जुड़ा होता है। ये काफी हद तक सही बात है। यूपीएससी प्रीलिम्स में देखिए, डायरेक्ट सवाल भले ही 15-20 हों करंट अफेयर्स से, हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो करीब 60-70% सवाल कहीं ना कहीं हाल की घटनाओं या डिस्कशन से जुड़े होते हैं। और मेंस में तो जवाब लिखते समय अगर आप अपने पॉइंट्स को लेटेस्ट इवेंट्स या रिपोर्ट से जोड़ते हैं तो मार्क्स अच्छे मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब ये दिखाता है कि कैंडिडेट कितना अवेयर है अपने आसपास की दुनिया के बारे में। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन इसका दायरा इतना बड़ा है, रोज दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, फोकस कहाँ करें, किन मेन एरियाज पर ध्यान दें? हाँ, ये सवाल बहुत वैलिड है। इसका कोई फिक्स्ड सिलेबस तो होता नहीं, लेकिन कुछ ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। जैसे सरकारी योजनाएं और नीतियां, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इकोनॉमी और बैंकिंग से जुड़ी खबरें, खासकर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बजट, आरबीआई पॉलिसीज वगैरह। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के दूसरे देशों से रिश्ते, बड़े बड़े समिट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नई खोजें, स्पेस मिशंस, डिफेंस टेक, एआई, बायोटेक, ये सब। पर्यावरण और भूगोल भी? हाँ, बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट कन्वेंशंस, नेशनल पार्क्स, रामसर साइट्स। फिर आर्ट एंड कल्चर, सोशल इश्यूज, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, लिस्ट लंबी है। काफी कुछ है। तो इन सब को कवर कैसे करें? क्या रोज अखबार पढ़ना काफी है? अखबार पढ़ना एक बहुत अच्छी, बल्कि मैं कहूंगी बुनियादी आदत है। हाँ। खासकर जो नेशनल लेवल के अच्छे अखबार हैं। हाँ। वो न सिर्फ आपको खबरों से अपडेट रखते हैं, बल्कि इश्यूज पर आपकी समझ भी बनाते हैं। एडिटोरियल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, आपकी एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ती है उससे। लेकिन क्या सिर्फ अखबार काफी है आज के टाइम में? शायद नहीं। अखबार जरूरी है, पर अकेला काफी नहीं। तो अखबार के अलावा और क्या? कुछ अच्छी मंथली मैगजीन्स आती हैं। हाँ। वो पूरे महीने की घटनाओं को एक जगह ऑर्गेनाइज तरीके से दे देती हैं, रिवीजन के लिए अच्छी होती हैं। ओके। फिर रिलायबल न्यूज वेबसाइट्स हैं। हाँ। सरकारी पोर्टल्स हैं जैसे PIB, ये ऑथेंटिक सोर्स है। कुछ अच्छे न्यूज बुलेटिन्स या डिस्कशंस देखने से भी मदद मिलती है, विजुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा याद रहती है। हाँ। और इंटरनेट का इस्तेमाल? यहाँ तो जानकारी का सागर है, कहीं खो ना जाए। हाँ, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना है। ये दो-धारी तलवार है। सही यूज करें तो वरदान है, गलत करें तो टाइम वेस्ट। सिर्फ भरोसेमंद सोर्सेज को फॉलो करें। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जानकारी के लिए बहुत ही लिमिटेड और सावधानी से करें। वहां गलत खबरें बहुत फैलती हैं। अपना ज्यादातर टाइम ऑथेंटिक और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पर लगाएं। कई वेबसाइट्स करंट अफेयर्स पर क्विज कराती हैं, वो प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। और नोट्स, यहाँ भी नोट्स बनाने चाहिए। अरे बिल्कुल, करंट अफेयर्स के नोट्स तो और भी ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जानकारी लगातार अपडेट होती है। तो कैसे बनाएं इसके नोट्स? नोट्स बनाते वक्त सिर्फ ये ना लिखें कि क्या हुआ, ये भी लिखें कि क्यों हुआ, उसका असर क्या होगा, और अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस के किसी स्टैटिक हिस्से से जुड़ता है तो उसे भी नोट करें। कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई नई रामसर साइट घोषित हुई,
तो ये नोट करने के साथ साथ ये भी लिखें कि रामसर कन्वेंशन क्या है, भारत में और कितनी साइट्स हैं वगैरह। इससे आपकी समझ गहरी होगी, रिवीजन में बहुत आसानी होगी। ये बढ़िया टिप है। अच्छा, एक और सवाल जो सबके मन में रहता है, कितने टाइम का करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए? परीक्षा से कितना पहले तक का? देखिए, आमतौर पर तो परीक्षा की तारीख से कम 1 साल पहले तक की जो बड़ी घटनाएं हैं वो जरूरी होती हैं। साल? हाँ, कम से कम। लेकिन जो परीक्षा के बिल्कुल नजदीक के 3-4 महीने होते हैं ना, उनकी घटनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। खासकर उन एग्जाम्स के लिए जो जल्दी होते हैं, जैसे बैंकिंग के ऑनलाइन एग्जाम्स। अच्छा। और सिर्फ फैक्ट्स रटने पर फोकस ना करें, घटनाओं के पीछे का कॉन्टेक्स्ट, उनका महत्व, ये समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो ये तो ही स्ट्रैटेजी और करंट अफेयर्स की बात, लेकिन एक और पहलू है माइंडसेट। तैयारी का सफर लंबा होता है, उतार चढ़ाव आते हैं, खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें? ये बहुत अहम सवाल है। अक्सर नॉलेज या स्ट्रैटेजी की कमी से ज्यादा ना लोग मेंटल टफनेस की कमी से रह जाते हैं। सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य को याद रखें, क्यों शुरू किया था ये सफर। छोटे छोटे ब्रेक लें, अपनी हॉबीज को थोड़ा टाइम दें, दोस्तों परिवार से बात करें। और दूसरों से तुलना, वो तो बहुत होती है, उससे बचें। हर किसी की जर्नी अलग है, अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करें और सबसे जरूरी अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। सेहत अच्छी होगी तभी पढ़ाई में मन लगेगा। सही कहा। अच्छा, कभी कभी लगता है कि अकेले तैयारी नहीं हो पा रही, गाइडेंस चाहिए, तब क्या कोचिंग लेनी चाहिए? ये बहुत पर्सनल डिसीजन है। अगर किसी को लगता है कि उसे एक स्ट्रक्चर्ड माहौल चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, गाइडेंस चाहिए और वो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है, तो कोचिंग के बारे में सोच सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस हैं आजकल। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि कोचिंग कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की। वो सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम हो सकती है। असली मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है। बिना सेल्फ स्टडी के सिर्फ कोचिंग से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, 2025 और उसके आगे की तैयारी को देखते हुए कोई खास टिप देना चाहेंगी? हाँ, एक जरूरी बात है, बदलाव के लिए तैयार रहना। बी अडेप्टेबल। परीक्षा पैटर्न बदल सकते हैं, कंपटीशन बढ़ सकता है, तो अपनी स्ट्रैटेजी में फ्लेक्सिबिलिटी रखें। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल? हाँ, नई टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। कई डिजिटल टूल्स, ऐप्स हैं जो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना सकते हैं। और सरकारी वेबसाइट्स, रिलायबल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेबस वगैरह में जो भी बदलाव हो, उनसे अपडेटेड रहें। बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो यही है कि सरकारी नौकरी के लिए एक क्लियर गोल, सिलेबस पैटर्न की गहरी समझ, सही रिसोर्स, टाइम मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स पर खास ध्यान, रेगुलर प्रैक्टिस और सबसे बढ़कर एक मजबूत और पॉजिटिव माइंडसेट। हाँ, ये एक मैराथन है जिसमें लगातार चलते रहना और धैर्य रखना ही मंजिल तक पहुंचाएगा। बिल्कुल सही। और आखिर में मैं सभी उम्मीदवारों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। जिस तरह से एग्जाम्स और कॉम्पिटिशन्स लगातार बदल रहे हैं, आप अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी को लगातार कैसे अडेप्ट करते रहेंगे ताकि आप हमेशा एक कदम आगे रह सकें? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत ही जरूरी सवाल। इसी विचार के साथ हम आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस बातचीत से तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को एक नई दिशा, एक नई क्लैरिटी मिली होगी। उम्मीद तो यही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप सरकारी नौकरियों, परीक्षाओं, परिणामों और तैयारी से जुड़ी ताज़ा जानकारी और अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे उम्मीदवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी कामयाबी ही हमारा मकसद है। सभी उम्मीदवारों को उनकी तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।